आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मुझे देख रहे होंगे कि कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मैं फॉर्मल कैसे आज आया हूँ। आज मैं एक्चुअली मेरे घर पे था तो मेरे को लगा कि मैं अपने बड़े भाई या फिर मतलब जो मेरे मेंटर है, मेरे भाई रहे हैं। मैंने हर बार आपको हर वीडियो के अंदर एक बात बताई है कि ज़िंदगी में मेरे भाइयों से मेरा काफ़ी अटैचमेंट रहा है हमेशा। और अटैचमेंट इसलिए नहीं कि हमारा खून का रिश्ता नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अचीवमेंट किए हैं जो बहुत सारी एक नॉर्मल इंसान के बिहाफ पे मैं मानता हूँ कि नहीं है। ऐसे ही देखिए, जो मेरे बड़े भाई हैं वो हैदराबाद के अंदर, मैंने पिछली बार आपको बताया था, मेरी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ, आईआईटी के अंदर है, प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरे जो मेरे भाई हैं, मेंटर रहे हैं मेरे हमेशा से, आपने पहले भी देखा उनको बहुत बार, सौरभ शर्मा। आज मैंने उनको कॉफ़ी पे मेरे घर मतलब कॉफ़ी पे बुलाया है अपने रूम पे, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। और सौरभ शर्मा सर के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं आप लोगों से, वो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं उनकी आपके रिगार्डिंग। आपको मैं बता दूं, मैंने तो कुछ नहीं अचीवमेंट किया इतना लाइफ में। हुआ 1-2 एग्ज़ाम, 2-3 एग्ज़ाम बाई चांस निकल गए। उन्होंने 7 जी हाँ, आपने सही सुना, 7 नौकरियाँ छोड़ी हुई है। और वो फ़िलहाल CGL में CGDA पे अपॉइंट है। तो उनकी जर्नी इसको लेके उनकी कुछ गपशप मारते हैं। भाई आ जाओ, आज मेरा पहला व्लॉग है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल अच्छे से। और जैसे मैं फ़नी वे में रहता हूँ, हमेशा फ़नी वे में क्वेश्चंस पूछता हूँ, वैसे ही मैं आज सौरभ शर्मा सर से क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं वेलकम करता हूँ सौरभ शर्मा सर का। जी सर, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आ जाइएगा एक बार। तो आप तब तक तालियां वालियां कुछ हो जाओ, सर आ रहे हैं आपके चैनल पर, ठीक है। तो सौरभ शर्मा सर आज मेरे कहीं पर आ गए हैं। थैंक यू सर, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, आपकी जो ये जर्नी रही है सर, पहले तो मैं आपका सर बहुत ज़्यादा अभिवादन करता हूँ मेरे चैनल पर सर। थैंक यू सो मच आपको और आपके दर्शकों को, आपके जो स्टूडेंट्स हैं। जी सर। सर, पहला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको टी ऑफ़र कर रहे हैं सर हमारी तरफ से सर, एक्चुअली। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। तो सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके एक्चुअली निकले हुए हैं और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो आपके दिमाग में कैसे मतलब गवर्नमेंट एक सपना बन गया कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और मैंने पहले बताया सौरभ शर्मा ने 7 या 8 नौकरियां छोड़ चुके हैं भैया। हमको एक नौकरी लगने के लिए 2-2 साल वेट करना पड़ता है। इन्होंने महज 3 साल के अंदर 8-8 नौकरियां छोड़ दी। अब CGDA पे अपॉइंट है, और CGDA पे अपॉइंट होने से पहले वो बहुत अच्छी जॉब पे थे रेलवेज़ के अंदर। तो चलिए उनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। सर, आप कैसे इस लाइन के अंदर आए? कुछ नहीं, मुझे टीचिंग में शुरू में बोला गया था कि टीचिंग में जाना है, बट मेरा इंटरेस्ट ये हो गया कि घर में सभी टीचर्स हैं और टीचर्स रहे हैं, और तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए अपनी फैमिली से हट के, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट लाइन को चुना। और अभी सिविल जो जॉब्स हैं उनके लिए अभी भी मैं अपना हायर जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी चुप नहीं बैठना, आगे भी कुछ ना कुछ करते रहना है। सर, जैसे आपने 7 जॉब छोड़ी है आपके, मैंने पहले बताया कि सर मेरे भाई रहे हैं, सर मेरे भाई हैं एक्चुअली, रियल ब्रदर। तो आपने 7 जॉब छोड़ी है सर, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने 7 सीटें जो बेकार कर दी एज़ कम्पेयर टू, ऐसा कभी आपको ऐसा लगा नहीं क्या? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में हर एक फैमिली का, हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो एक जॉब ले। जी सर। और जॉब करे। अगर मान लो हम सीधी एक ऊंची सीढ़ी के बारे में बात करें तो ऐसा बहुत कम हो पाता है मिडिल क्लास फैमिली में। हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। जी सर। तो जी हाँ, जी स्टार्टिंग में ऐसे ही छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते ही मैं थोड़ा सा ऊपर आ पाया हूँ। मैं अभी भी अपने आप को इतना ऊपर नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों का, अगर जो मेरे मुकाम पे हैं, वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर मानते हैं, लेकिन मैं स्टिल अपने आप को इतना ऊंचाई पर नहीं मानता हूँ। अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है, और ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आया हूँ। और इसमें सीटें ख़राब करने वाली बात नहीं है। इसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ खामियां है कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं है। वेटिंग लिस्ट हो तो मेरी सीटें ख़राब ना हो। तो सर, आपकी जो पहली जॉब रही है वो किस डिपार्टमेंट में, आप पहली जॉब जो आपने अभिवादन मतलब आपने आवेदन किया था, वो किस पोस्ट पे और किस पद के लिए किया था सर, और किस में आपकी नियुक्ति पहले हुई थी सर? नहीं, ऐसे तो एग्ज़ाम्स तो मैंने बहुत क्लियर किए हैं। आवेदन तो मैंने 12th क्लास से ही करने शुरू कर दिए थे। NDA के लिए दिया था मैंने पहला जी सर, आपने NDA भी क्वालिफाई किया, 2-4-5 बार आप NDA क्वालिफाई कर चुके हैं आई थिंक। नहीं, NDA मैंने
एक ही बार किया है, लेकिन CDS 4 बार किया है। जी सर, जी सर। देखिए क्या, जैसे क्या होता है कि आप बहुत सारी आपकी बातें हैं जो मैं गाइस आपको बता देना चाहता हूँ। सौरभ शर्मा सर के जो फादर हैं वो प्रिंसिपल्स रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, लेकिन ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से सर उठ के आए थे। बिल्कुल मेरे लिए तो हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं और उन्होंने इतनी नौकरियां अचीव करी हैं, और वो भी महज 3 साल के अंदर। DU के अंदर इन्होंने DU से आपकी BSc की है, फिर MSc MDU से करके गए हैं ये ऐसा नहीं कि उन्होंने कि 12th के बाद ही कोई गवर्नमेंट जॉब ले ली, इन्होंने हायर मतलब मास्टर्स तक गए हैं ये। तो सर आपको जो भी आपने ऐसे आपका SSC CGL हुआ वो कौन से वाला था सर, और आपने कौन सा जो ये अचीव किया सर? मैंने अभी तक जितने भी SSC के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, एक बार मैंने MTS का एग्ज़ाम भी दिया है और सिलेक्शन फेज भी दिए हैं। मेरा आज तक एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जो मैंने क्लियर ना किया हो। तो अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो 2018 वाले CGL के थ्रू हुआ है। तो सर आप CGL के अंदर कौन सी पोस्ट पे अभी कार्यरत हो? CGDA पे हो सर? आपकी ड्यूटी कहाँ पर आई हुई है फिलहाल के लिए? मेरी ड्यूटी है चंडीगढ़। सर जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो CGL के एस्पेरेंट है सर, तो वो उनकी भी इच्छा है कि जो CGDA के अंदर वर्क पॉइंट होता है, वर्क काम होता है, वो किस तरीके का होता है, क्या आपको करना होता है, कैसे क्वार्टर अलाउंट होते हैं, कैसे मतलब आपको जो वेजेस है, मतलब क्या कहते हैं कि सर जो आपकी सैलरी है वो कितनी बन रही है सर? वहाँ पे मेरा काम है ऑडिट करने का। तो डिफेंस में CGDA डिफेंस का ही डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और वहाँ पे डिफेंस के जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो भी हैं आपकी बोलते हैं यूनिट्स बोल लो, जैसे कि जाट रेजिमेंट, हाँ मतलब अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं और वहाँ पे करप्शन या फिर कुछ इस चीज़ को रोकने के लिए ऑडिट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑडिट के बारे में सभी जानते होंगे, हर डिपार्टमेंट में होता है, तो हमारा काम ऑडिट करने का होता है। रही बात रहने सहने का, चंडीगढ़ में हमारा डिपार्टमेंट हमें एक अच्छी रहने की सुविधा क्वार्टर्स अलॉट मतलब करवाता है और बहुत अच्छी मेन प्राइम लोकेशन में हमारा ऑफिस है, प्राइम लोकेशन में हमारे क्वार्टर्स हैं। और रही बात सैलरी की, तो अगर अभी नए DA के साथ देखा जाए तो ग्रोस सैलरी बनती है 47-48 हज़ार के आसपास, और बाकी NPS वगैरह काट के तो मैंने इतना ध्यान नहीं करा कितने इन हैंड होते हैं। बट सर एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से हैं, कुछ आप लोग भी हैं, कुछ मैं भी रहा हूँ, ज़िंदगी के अंदर काफ़ी डिसअपॉइंट रहते हैं। कुछ ऐसे आप जैसे इंसान मिलते हैं तो कुछ मतलब किरण दिखती है कि हाँ ये लोग भी सक्सेस हुए हैं। तो सर कई बच्चों के मन में अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं CET को लेके। तो आपको क्या लगता है सर कि जल्द ही CET है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और हम कुछ भी बोलें बच्चे उससे भ्रम में जाएं, तो मैं कभी भी ये चीज़ बोलना पसंद नहीं करता। और जो भी इस तरह की बातें हैं कि हाँ जिससे किसी के अंदर भी भ्रम पैदा हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कब करना कब नहीं करना, उसके बारे में पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी सर, आप एक बात आइए कि अभी आपने सेंटर के जो सर ने SSC बहुत बार क्वालिफाई किया, जितने भी SSC CDS के एग्जाम है, कभी आपने हरियाणा की तरफ ऐसे नहीं देखा कि भी HSSC की तरफ आप जाओ? नहीं, मेरे को हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है वो कभी भी डेफिनेट नहीं लगा, जिससे बंदे का मन सही से लग सके कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी नहीं चाहिए थी, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए थी। स्टिल SSC की तैयारी करते करते मैंने हरियाणा के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आदमी सोचता है कि हाँ मेरे को हरियाणा की ही तैयारी करके ही हरियाणा के एग्ज़ाम निकल सकते हैं, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। तो एक बात है जो मेरे व्यूअर्स नहीं जानते, मैं उनको पर्सनली बता देता हूँ। सौरभ शर्मा सर ने हरियाणा की भी, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, हरियाणा की कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी 2018-17 के अंदर, उन पे है ना ज्वाइनिंग करके छोड़ दी थी उन्होंने। ऐसा मत सोचिए कि सौरभ शर्मा सर ने हरियाणा की कोई जॉब की ही नहीं है, ऐसा ही कि सर ने अभी फाइनल्स के अंदर मतलब वो देने नहीं गए थे अपनी DV वगैरह, क्योंकि वो CGD के अंदर अपॉइंट थे, क्योंकि उससे अच्छी जॉब तो उनको वहाँ मिली हुई थी। तो एक बात तो सर मेरे से आपसे क्वेश्चन है, तो सर बहुत सारे जो हैं हरियाणा के अंदर आपने भी देखा सब इंस्पेक्टर के अंदर धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं सर, तो उससे क्या हो रहा है सर, बहुत सारे बच्चों का मोरल है बिल्कुल ही डाउन जा चुका है सर। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो सर? हरियाणा के आप ये देखते हो कि पूरा फेलियर हो चुका है सर डिपार्टमेंट का? देखो ये क्या है कि गवर्नमेंट की भी हम गलती मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजकल नौकरियों का
को इतना हाइप कर दिया गया है, जिस वजह से हर बंदा या हर परिवार चाहता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगें, और वो चाहे किसी भी तरीके, ग्रुप डी की हो, क्लर्क की हो, एसआई की हो, कांस्टेबल की हो, किसी भी तरीके की हो, तो वो पैसे लगा के ये चीज़ करते हैं। और गवर्नमेंट कोई भगवान तो है नहीं कि जो हर लेवल पे इस चीज़ को रोक सकती है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के बंदे या गवर्नमेंट सर्वेंट ही ऐसे होते हैं, या प्राइवेट बंदों से मिलके जो साठ गांठ करते हैं और दूसरे लोगों को ऐसे पेपर लीक करवा देते हैं, जिससे मतलब बच्चों का भविष्य भी ख़राब होता है, पैसे भी ख़राब होते हैं, टाइम बर्बाद होता है, मेहनत बर्बाद होती है, और गवर्नमेंट की भी साख ख़राब होती है। तो इसमें जो बिचौलिए होते हैं, सबसे बड़ा कारण वही होते हैं, और ये चीज़ रुकनी चाहिए। और ये तभी रुक सकती है जब बच्चे आसपास में कभी ऐसी चीज़ देखें तो उस चीज़ के बारे में डिपार्टमेंट को आगाह करें। सर एक्चुअली एक मैं आपका एक छोटा सा ध्यान है, थोड़ा सा मैं रिबैक ले करना चाहूँगा सर। 2018-19 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मतलब ग्रुप डी की भर्तियों को लेके होता है, एनटीपीसी की भर्तियों को लेकर 3 साल बिता दिए जाते हैं, टायर 1 भी कंडक्ट करा लिया जाता है। 1 साल हो गया आई थिंक उस बातों को सर। जुलाई के अंदर भी खत्म होने के बाद आंसर की भी जारी कर दी जाती है। आज जाके कुछ फाइन मतलब टायर 1 के रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई है, वो भी 15 जनवरी। कब उसका टायर 2 होगा, कब उसका फाइनल होगा ग्रुप डी का, तो कोई अता पता ही नहीं है। तो सर इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फेलियर लगा रहे हो, और कितना मतलब ये हवाला दे रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया था, ये लग गया था, ये तो अभी पिछले 2 साल से है, तो भर्तियां तो 3-3 साल से लटकी हुई है सर। अभी इस बारे में तो फिर से मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जो भी है पॉलिसी सारी गवर्नमेंट की हैं। क्या रीजंस रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं। क्या होता, कई बारी हम जैसे एक परिवार के तौर पे अगर देखते हैं, किसी घर परिवार को देखते हैं कि बहुत खुशहाल है, वो बाहर कुछ दिखा रहे हैं, कुछ भी है जी सर, लेकिन उनके अंदर क्या कला है, क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट के अंदर अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कोरोना की प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी है, तो मुझे नहीं नहीं पता। सर, इससे क्या हो रहा है, सफ़र तो बच्चे को करना पड़ रहा है सर। सफ़र हमेशा बच्चा ही करेगा। अब ऐसे तो पेपर लीक होता है, उसमें कौन सफ़र करता है? नहीं नहीं, उसमें बच्चे ही करते हैं सर, बच्चे बिल्कुल ही बिल्कुल करते हैं लेकिन सर। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? बच्चे ही करते बच्चे ही करते हैं सर। तो फिर इसमें हम दोष किसको देते हैं? हम दोष देते हैं गवर्नमेंट को सर। तो ऐसे हर बार गवर्नमेंट को भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, फिर भी गवर्नमेंट को आगे आके इस बारे में खुल के बोलना चाहिए, बताना चाहिए, कोई भी जेन्युइन रीज़न है, अगर है तो, और नहीं है तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के भर्तियों को पूरा करना चाहिए। सर जैसे देखिएगा, अभी जैसे कई बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से डरते हैं, एडवांस मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा परसेप्शन से बना रहता है आखिरी तक कि एडवांस मैथ है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आता है। तो आप कितना मानते हो सर कि जो एडवांस मैथ है वो किस लेवल तक का करना चाहिए? मतलब कई बच्चे हैं मतलब कई बच्चे तो कैट तक का भी कर लेते हैं, तो कितना आप मानते हो? आपने तो खुद एसएससी निकाला, सीजीएल निकाला, तो कितना पढ़ना ज़रूरी है सर इसके लिए? कुछ नहीं है, बस इसमें अपना रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए। और जब कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चलो सीजीएल के लिए मानो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूटी तो रखे ही रखे, लेकिन कुछ नया भी करें। पिछली बार इससे थोड़ा सा हल्का फुल्का नया करें, ना कि हाँ आप कैट के लेवल पे चले जाएं, ना ही इतना डाउन कि आप बिल्कुल 1997 या 2000 के अराउंड जो भी क्वेश्चंस आए तो वो करें। हल्का फुल्का नया करें, लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सब कुछ नया करना बंद करें और रिवीजन करें, वही ज़रूरी है। सर एक्चुअली एक जो हरियाणा के अंदर सीईटी होने वाला है, क्या आप उसको लेकर कुछ हमको बता सकते हैं कि क्या एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हर टीचर्स के द्वारा कि सीईटी के थ्रू जॉब लगेंगी, अगर आपका सीईटी क्वालिफाई होगा तो ही आपकी मतलब जॉब लगेगी? क्या उस सीईटी क्लियर करने के बाद भी कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा सर? ऐसे सीईटी क्लियर करने के बाद हरियाणा का पता नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जैसे ग्रुप सी एंड डी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, कि जो ग्रुप डी का लेवल है उसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होगा सीईटी में, और ग्रुप सी का है उसके लिए एक अलग से। तो सर सीईटी को हम स्टेट की तरह देख सकते हैं कि जैसे स्टेट क्वालिफाई होता था वही टीचर है जो टीचर्स का एग्ज़ाम दे पाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके थ्रू मेरे ख्याल से जो भी होंगी, और आपका स्कोर इसमें मायने रखेगा। स्कोर के हिसाब से हर चीज़ में आप जो चीज़ में एलिजिबल हैं उसमें के हिसाब से कट ऑफ लगेगी और आपको जॉब दे दी जाएगी। ये मेरा परसेप्शन है, बाकी रियलिटी क्या होगी
तो टाइम आने पे पता चलेगा। सर एक्चुअली ना अभी आपको मैं एक बार आपकी गाइडेंस में एक बात कहना चाहता हूँ सर, आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में सर जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्राम सचिव और पटवारी का, उसको लेके कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, क्या कुछ पंचायती राज आएगा। फिर भी मेरे जितने भी तैयारी करने वाला, जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ सर, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं सर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सर उन बच्चों के लिए आप कुछ बोल दीजिए सर। नहीं, हरियाणा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने आज तक तैयारी नहीं करी हरियाणा की, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कोई डेफिनेट उनका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है, और मुझे कभी भी हरियाणा के क्वेश्चन या जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो पसंद नहीं आए, तो इसलिए उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्वेश्चन में आएगा क्या नहीं आएगा। और सर जैसे कई बार कई बच्चे होते हैं जो 12th करके आते हैं सर, 12th पास आउट होते हैं, और उनको बेस्ट फ्यूचर अगर मैं गाइडेंस भी देता हूँ तो सर मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप 12th के बाद सीधे तैयारी करने लग जाइए। और मतलब बहुत सारे टीचर भी ऐसा बोलते हैं, तो आप कितना इस बात को जायज़ देखते हो कि हाँ ये बात सही है या नहीं है? नहीं, मैं फिर से यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बहुत हाइप है, बाकी ऐसा नहीं है। आपको जिस चीज़ में आपका फ्यूचर लगता है, खेल में लगता है, तो खेल की तरफ थोड़ा ध्यान दें। आपका प्राइवेट जॉब में लगता है या बैंकिंग में या टीचिंग में सॉरी टीचिंग में लगता है, किसी भी चीज़ में लगता है जी सर। तो उसमें ध्यान दें, ना कि भाई आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इसी चीज़ में चाहिए, ये चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कह सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा एक्चुअली, सर की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मैंने आपको सर बिल्कुल परेशान कर दिया आज, मुझे माफ़ी देना सर इस बात के लिए। तो सर एक क्वेश्चन और मेरा हमेशा से ये मन में रहा कि मैं आपसे पूछ पाऊँ। तो सर एक सवाल ये था, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, उनके भी मन में एक सवाल रहता कि कई बच्चे हैं सर वो इंग्लिश को पढ़ के खुश नहीं होते हैं, हालांकि जो इंग्लिश है वो 200 नंबर की आती है सर मेंस के अंदर भी, तो सर वो बचते फिरते हैं सर इंग्लिश से। तो कोई भी आप एक अच्छा तरीका बता दो कि जो वोकैब हमको याद हो पाए सर। वो कैब हमेशा अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना के ही याद की जा सकती है, ना कि किसी दूसरी ट्रिक से कि भाई आप किसी की ट्रिक उठा के याद करें। हो उससे भी सकती है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और खुद की ट्रिक बनाएंगे, दिमाग चलेगा, तो आधा काम आपका आपके दिमाग में हो चुका होगा। बाकी उसको लिखें, चाहे इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, चाहे रीजनिंग हो, सारे के सारे लिखने से ही, मैं शायद पहले भी बात कर चुका हूँ हाँ इस जी बारे सर, जी में, सर। लिखने से ही होता है। और वो कैब तैयार करनी है तो आप अपने एक नोटबुक से बनाएं और उसमें अपनी ट्रिक लिखें, और जो भी है उसको बार बार सुबह उठ के पढ़ें, तो ऐसे ही वो कैब। बहुत कम लोग ये जानते होंगे सर का जो जीके के अंदर रहा है, मेरा स्कोर हमेशा बहुत लो लेवल का रहा है, इतनी मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं सर, आपका जीके के अंदर हमेशा बहुत अच्छा स्कोर रहा है, एसएससी के अंदर भी बहुत रहा है, उसका कोई खास रीज़न सर उसके बिहाइंड? कुछ नहीं, मेरा बचपन से ही अपना खास एक लिंक बोल सकते हैं, मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ, और बचपन से जी सर। एक इंटरेस्ट भी रहा है जीएस में। जैसे बच्चे गेम खेलते रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, लेकिन मेरा अभी भी इंटरेस्ट है कि मैं अपने देश के बारे में जानूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको अच्छे से न्यूट्रल होकर एनालाइज करूं, विदेश में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें देखता हूं। तो तब उस हमें पता नहीं चलता, वो हम अपना एक नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। बच्चे एज एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जीएस को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, वही लाइनर पढ़ूँ, मैं ऑप्शन से करूँ, स्टोरी टाइप करूँ। जी सर। तो ये इस वजह से उनका अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन मैं अपना एक नॉलेज के तौर पे कि हाँ ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा जीएस का पार्ट स्ट्रॉन्ग है। सर ये पर्सनली सवाल मेरा एक्चुअली है, किसी व्यूअर्स का सवाल नहीं था। आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको खुद मतलब ऑफलाइन में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतने हायर आपकी मतलब एजुकेशन हुई है और आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको ऑफलाइन की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए था? नहीं, जैसे कि मैं पहले बताया कि घर वाले तो पहले से ही चाहते थे, जैसे मैं एमएससी करी है, कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, लेकिन मेरे को टीचिंग लाइन में नहीं जाना था, और ये भी एक टीचिंग लाइन ही है अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसे गाइड करना एक अलग बात है, किसी का मेंटर बनना, उसको अच्छे से बताना कि हाँ भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन एक प्रॉपर टीचिंग का मैंने कभी सोचा नहीं। ऐसे ही टाइम पास के लिए कभी एक दो बार ऐसे ही ज़रूर कभी कर लिया हो, सोच लिया हो, बाकी अदरवाइज़ मैं अपना आराम से शांति से अपना जॉब करो, और कोई ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना रखो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पा लेते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होते, और
सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप सुख शांति से नहीं जी सकते। लेकिन एक चीज़ और है, पूरा सेटिस्फाई होना भी बिल्कुल गलत है। अगर पूरा आप सेटिस्फाई होते हैं तो आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। तो हल्का फुल्का थोड़ा मार्जिन अनसेटिस्फेक्शन के लिए भी रखें, लेकिन हाँ मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फाई फील कराएं ताकि आप स्टेबल ज़िंदगी जी सकें। सीजीएल के अंदर आप एडवांस मैथ को मतलब किस उस पे देख रहे हो सर कि अर्थमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है या एडवांस कुछ ज़्यादा ही रहा है? बच्चे बहुत क्या होता है एसएससी के एस्पेरेंट होते हैं, बैंकिंग वालों को इतना एडवांस आता नहीं है क्योंकि उनके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और हरियाणा वाले बचते फिरते हैं, एसएससी वाले एडवांस को इतना पढ़ के खुश नहीं होते, लेकिन एडवांस बहुत ज़्यादा आता। तो आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस किया सर? कुछ नहीं, मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि अर्थमेटिक ज़्यादा आएगा एडवांस ज़्यादा आएगा। अब जब मेरी एक चीज़ खास रही है या मेरी चीज़ यही है, कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सोच के मत जाओ कि मैं ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है तो मैं ये वाला करके जाता हूँ, वो वाला इम्पोर्टेंट नहीं, वो छोड़ के जाता हूँ। चाहे मेरा एक ही बार सिलेबस कंप्लीट हो, करता हूँ तो मैं पूरा ही करके जाता हूँ। ये नहीं सोचता ये एडवांस है, ये अर्थमेटिक है, ये वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन है। तो सर गवर्नमेंट तैयारी में आपने मतलब काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया, तो सर जो मेरे व्यूअर्स हैं सर उनको लेके आप कोई मतलब आप गाइडलाइंस बता दीजिए कि हाँ कम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है सर? शॉर्ट टाइम कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज़ का। जी सर। टाइम ज़रूर लगता है और टाइम लगाना भी पड़ेगा। हाँ ये है कि टाइम बचा सकते हैं कि किसी दूसरी चीज़ों में पढ़ के या किसी दूसरा शॉर्टकट ट्राई करने के बजाय आप एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रूटीन से अपना तैयारी शुरू करें तो वो ही आपका एक शॉर्टकट है एक्चुअल में। जबकि शॉर्टकट्स पे शॉर्टकट्स लेंगे, देखेंगे ये ट्राई करके नहीं ये नहीं हो रहा, दूसरा ट्राई करके देखेंगे वो नहीं हो रहा, ऐसे करके आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। फिर वापस से आपको नई शुरुआत करनी पड़ती है दूसरे तरीके से जो एक जेन्युइन तरीका है। तो क्यों ना उस जेन्युइन तरीके से पहले ही शुरुआत करके सारे टाइम को बचाया जाए और 5-6 महीने आराम से देखो तैयारी में लगते हैं और अपना चित करके अपना कंसंट्रेट करके अगर पढ़ाई करें तो तैयारी बहुत इजीली आराम से 5-6 महीने या 6-7 महीने में आराम से हो सकती है। तो सर एक बात और, जो एफकेट का कभी आपने एग्जाम दिया हो या सर उसके बारे में आप बता पाओ तो सर बच्चों को। एफकेट का तो बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। मैंने एक्चुअल में तैयारी शुरू भी करी थी 2017 के एंड में, तो एसएससी के लिए ही तैयारी करी थी। तो उसके बेसिस पे ही मैंने CDS का एग्ज़ाम निकाला है, एफकेट का निकाला है। एफकेट चलो CDS का तो फिर भी लेवल अच्छा होता है, GS का लेवल बहुत अच्छा आता है। हाँ वो थोड़ा खुशकिस्मती ये रही है कि मेरा GS में इंटरेस्ट रहा है इंटरनेशनल नेशनल में, तो मेरा इस वजह से 4 बार CDS है जी सर। लेकिन रही बात एफकेट की, एफकेट के लिए मैंने कभी तैयारी नहीं करी, बहुत ईजी एग्ज़ाम आता है। आजकल पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने अपने टाइम पे एफकेट दिया 3 बार, पता नहीं 4 बार, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एग्जाम क्लियर ना हो। तो सर आपने कभी बैंक के एग्जाम दिए कि मतलब कभी ऐसा सोचा कि बैंक PO वगैरह क्लियर के लिए? नहीं, मैं बैंक में मेरा वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बैंक मेरे को वही है सुख शांति वाली ज़िंदगी जीनी है। मेरे को पैसे वैसे से ज़्यादा लगाव नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने बैंक की चुनी है। और ज़्यादा सुख शांति वाली भी नहीं चाहिए थी जो मैं टीचर बन सकूँ, तो एक मिड वाली ज़िंदगी चाहिए थी जो कि मैं हाल फिलहाल जी रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैंक के लिए मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। सर देखिए कहते हैं ना कि एक कामयाब इंसान की सब कामयाबी देखी जाती है, उसके पीछे का वो नहीं देखते स्ट्रगल उसने आपने कितना किया है। सब ये देख रहे हैं कि आपने जॉब्स बहुत सारी ली, आपके स्ट्रगल को बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि सर ने जितना स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल किया लाइफ में, वो काबिल तारीफ रहा है। तो सर जब आप ज़िंदगी में डिसअपॉइंट हुए, कभी एक ऐसा वक्त आया कि सर आपको लगा कि नहीं अब तो छोड़ देना चाहिए इन सब बातों को, मेरे को मूव ऑन कर लेना चाहिए हर हालात से, कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई फेज़ आया हो सर? सभी के आता है, मेरे क्या सभी के आता है। और लेकिन ऐसे दौड़ की बात मान लें, जैसे कि हमें कोई 5 किलोमीटर दौड़ना है, या चलो मान के चले अभी हरियाणा पुलिस में 2.5 किलोमीटर दौड़ना होता है जी सर, तो 1.5 किलोमीटर के जस्ट बाद दौड़ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका सांस टूटने लगता है, ये पैर ये जवाब दे देते हैं कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन उसी मोमेंट पे अगर अपने आप को काम रख के, धैर्य बना के, कंसंट्रेट होके 100-150 मीटर दौड़ जाते हो जोर लगा के, तो उसके बाद अगर आपको कोई 2.5 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोले तो आप दौड़ सकते हो। तो वही फेज़ वाली बात है कि उस फेज़ में आप कंसंट्रेट होके शांत रह के, जितना शांत रह के आप उस फेज़ को निकाल दोगे जैसे तैसे करके, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही आप आगे निकल जाओगे। कई बच्चे ना सर जैसे तैयारी शुरू करते हैं, वो 1 साल तैयारी करते हैं, एक बार एग्जाम भी देते हो, फिर दूसरा एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होता, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, वो छोड़ देते हैं सर, बीच में लीव कर देते हैं। तो सर उन बच्चों को कुछ बताना चाहो कि ताकि कोई बच्चा निराशा में ना जाए आज?
नहीं वही है भी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बिना कंसिस्टेंसी के तो कुछ नहीं होता। बहुत सारे हर फील्ड में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, चाहे आप किसी एक्टर की चीज़ देख लो कि बहुत ही रेयर ऐसे होंगे जिनको स्टार्टिंग में ही मतलब इतना पॉपुलैरिटी मिल गई और जो आज तक कंटिन्यू है। बहुत स्ट्रगल करके वो कोई, जैसे नवाजुद्दीन का मान लो, ठीक है, ऐसे ही अपना पॉलिटिक्स में भी देख लो कि बहुत सारे ऐसे हो तो स्ट्रगल करते करते लास्ट में जाके इतनी पहचान बन जाती है कि फिर वो फिक्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी फील्ड में भी हम भी सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं, हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत निराशा महसूस होती है, लेकिन कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम हर एग्ज़ाम को फिर जैसे अब मैं कोई तैयारी ना भी करूँ और मैं कोई भी एग्ज़ाम दूँ अभी भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं एक तैयारी के सैचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका हूँ और अब मेरे को तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी पहुँच सकता है, उसके लिए बस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। थैंक यू सर, आपने इतना बहुत अच्छे से गाइड किया सर। थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पे आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए गौर से। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे वही सौरभ शर्मा सर हमारे साथ, आज मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। तो अब आप मतलब इनसे बहुत सारे सवालात हो गए हैं, तो इनके ना एक खास खूबी रही है, ये गिटारिस्ट काफ़ी अच्छे रहे थे, काफ़ी अच्छे गिटार बजाते हैं। तो इनसे कुछ रिक्वेस्ट करके हम देखते हैं, मान गए तो गिटार अपने को सुनाने को पक्का मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं।